3,000 अमरीकी और कुछ और गैर मुल्की मारे गए अलकायदा के अटैक में। आपने वो वीडियोस देखे होंगे जब जहाज बिल्डिंग के अंदर घुसे, पेंटागन को तक अटैक करा गया। ट्विन टावर्स की कहानी किसने नहीं सुनी है। बहुत दुखदाई दिन है और वहीं से शुरू होती है हमारी अफगानिस्तान की कहानी। 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में आया। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर शहर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा और किस तरीके से अमेरिका 20 साल के बाद वापस चला गया अफगानिस्तान को छोड़ के। बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, और ये कहानी मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा अपने तजिए के साथ, अपने एनालिसिस के साथ। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है अफगानिस्तान में और भारत में जिसका एनालिसिस आप तक पहुंचाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। ये फोटोग्राफ देखिए। सबसे पहले आपको हंसी आएगी, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है दोस्तों। ये फोटोग्राफ है गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान। ध्यान से इस फोटो को देखिए। दोस्तों ये है हाजी मोहम्मद इदरिस। हाजी मोहम्मद इदरिस साहब ने एक हाथ में लैपटॉप ले रखा है और एक हाथ में उनकी AK-47 है, और AK-47 में भी 2 मैगजीन्स हैं। 2 मैगजीन्स टेप करके रखी हुई कि अगर कुछ गड़बड़ हो बैंक के अंदर तो मैगजीन ढूंढनी ना पड़े। तो वहीं से मैगजीन निकाली और उल्टा करके मैगजीन डाल के फायर करना शुरू करा। पता नहीं कौन इनके कस्टमर हैं, क्यों हाजी साहब ऐसी AK-47 लेके स्टेट बैंक के अंदर बैठे हैं अफगानिस्तान के अंदर, एक ऐसे बैंक में जिसके अंदर बिल्कुल एक कौड़ी नहीं है। किस चीज को गार्ड कर रहे हैं ये? तो ये पूरा आपको जो असमंजस चल रहा है अफगानिस्तान में, ये फोटोग्राफ काफी लोग हंसे, काफी लोगों ने ट्रोल करा। देखिए साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ट्रोल करें ना करें, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है। दोस्तों एक वो वीडियो जिसमें वो शख्स एयरक्राफ्ट के, एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट के टायर्स में चिपका हुआ था और फिर ऊपर से 2 लोग गिर गए, और दूसरी इमेज ये हाजी साहब AK-47 लेके बैठे हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान के गवर्नर की कुर्सी पे। पीछे तौलिया वौलिया टांग रखा है उन्होंने आराम से। अब पता नहीं क्या, एक जमाने में लोग आते थे, लोग बैंक लूटते थे। अब पता नहीं बैंक वाले AK-47 से लोगों को लूटेंगे। मुझे नहीं पता अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हिंदुस्तान में जरूर हुई है दोस्तों, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरे खित्ते में चल क्या रहा है। तो दोस्तों मैंने अपने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों से बात करी जो बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स में, और मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर। तो उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है, पाकिस्तानी फौज को, डीप स्टेट को, कि अमेरिका में वो एपेटाइट नहीं है, अब अमेरिका वापस अफगानिस्तान नहीं आने वाला। तो यहां पे चीन के साथ मिलके, जिसको हिंदी में कहते हैं ना खुला खेल फरोखाबादी, जो करना करो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए काफी अंदर तक अपने आप को अफगानिस्तान में कमिट कर चुके हैं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजिक समझ है थोड़ी सी अलग है, और हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ये मेरी समझ है, और एट अ सर्टेन रिस्क टू माई सेल्फ ये समझ मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडेन, जो आज की तारीख में तकरीबन 78 ईयर्स के हैं, 78 साल के हैं, जब उनका पूरा टर्म खत्म होगा 4 साल का, तो 82 या 83 साल के हो चुके होंगे। इसका मतलब कि जो बाइडेन 99% एक सेकंड टर्म के लिए नहीं आएंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट को सिर्फ 2 टर्म लागू हैं। अगर वो जीत जाते हैं इलेक्शन तो मैक्सिमम 2 टर्म्स, उसके 3rd टर्म अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ सकता, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। खैर, ये सब बातें चल रही हैं, और अमेरिका में काफी लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक्चुअली अमेरिका के डीप स्टेट का पार्ट हैं। डीप स्टेट वो है कि लोग आए जाएं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, लेकिन एक सिस्टम है जो अमेरिका को चलाता है। कुछ बड़े पावरफुल लोग इसका हिस्सा भी रहते हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अमेरिका चलाता है कॉर्पोरेट अमेरिका, वो चलाता है, वो चुनाव के पैसे देता है, वो फंडिंग करता है, वो लॉबीज के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अमेरिका का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता लगेगा अमेरिका की तारीख में कि बड़ी खून खराबी की तारीख रही है। आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से अमेरिका ने 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड, वाज ओवर, द जापानीज फोर्सेस सरेंडर्ड और सब कुछ हो गया, हिटलर मर गया। उसके बाद अमेरिका ने कभी शांति नहीं देखी।
अमेरिका ने सिर्फ खून खराबा ही देखा, और वो खून खराबा 9/11 से पहले अमेरिका के बाहर ही हुआ करता था। 9/11 तो एक टेररिस्ट अटैक था, लेकिन वॉर्स जो लड़े हैं अमेरिका ने अपनी भूमि पे नहीं लड़े। अब 9/11 की बात ले लीजिए। 9/11 में जो 19 हाईजैकर थे उसमें से 14 या 15 सऊदी अरेबिया के थे। सऊदी अरब के हाईजैकर थे मैक्सिमम, सारे नहीं पर ज्यादातर सऊदी अरब के थे। अमेरिका अटैक किसको करता है? इराक को। इराक जिसका कोई लेना देना नहीं है 9/11 से। फिर अमेरिका आ जाता है अफगानिस्तान, जिसका कोई लेना देना नहीं है 9/11 से। अफगानिस्तान में उसको खबर मिलती है कि यहां पे अलकायदा नेटवर्क है, यहां पे ओसामा बिन लादेन है, उसको ढूंढा जाता है और कई साल के बाद वो मारा जाता है एबटाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। 2 मुल्क बर्बाद। जिसने आतंकवादी हमले करे 9/11 के, उसके साथ पार्टनरशिप और मजबूत, यानी कि सऊदी अरब के साथ। और मैं सऊदी अरब की भी गलती नहीं मानता, सऊदी अरब ने यह नहीं करवाया, वो सऊदी के सिटीजन्स थे, वो सऊदी अरेबिया के रहने वाले थे जिन्होंने 9/11 करा। और ये सऊदी अरेबिया की एज अ स्टेट गलती नहीं है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। वी कैनॉट ब्लेम सऊदी अरेबिया, बट वी ऑल्सो कैनॉट ब्लेम इराक, वी ऑल्सो कैनॉट ब्लेम अफगानिस्तान। तेल के पीछे पीछे अमेरिका बहादुर इराक पहुंच गया। अब देखिए बात यह हुई है, इससे मामला कहां पे खराब हुआ कि अमेरिका छोड़कर आ गया, जिस हालत में भी छोड़कर आया। 78 साल का मैंने बताया जो बाइडेन, और जब तक जो बाइडेन का टर्म खत्म होगा 82-83 साल का जो बाइडेन हो चुका होगा। और ये डीप स्टेट है अमेरिका का, ये अभी भी एक्टिव है। अगर पाकिस्तानी डीप स्टेट को, अगर पाकिस्तानी फौज को, आईएसआई को यह लगता है कि अमेरिका बहादुर वापस अफगानिस्तान में नहीं घुसेगा, तो आई एम सॉरी, यू आर सैडली मिस्टेकन। अगर अमेरिकन कंपनीज को, अगर अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा दिखता है अफगानिस्तान में जाने का, वो तो आज की तारीख में प्रेसिडेंट है ना जो बाइडेन, जिसने रोक रखा है। कल जो बाइडेन नहीं होगा, फिर क्या होगा? और क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने अभी भी अफगानिस्तान में गहरी नजर नहीं रखी? ये जो $2 ट्रिलियन यानी कि 2000 अरब डॉलर जो अमेरिका ने खर्च करे थे अफगानिस्तान में, वो किसकी जेब में गए? थोड़ा बहुत चिल्लर, लूज चेंज, रेजगारी से अफगानिस्तान की फौज बनी, कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए। बाकी पैसा कहां गया? वो तो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज की जेब में गया, जो हथियार बनाते थे, असला बनाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स करते थे। कमाई तो उनकी हुई है। तो आपको लगता है कि जो कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, जिन्होंने अरबों खरबों डॉलर बनाए, वो एक दिन आराम से चुप हो जाएंगे क्योंकि जो बाइडेन का मूड नहीं है अफगानिस्तान में जाने का? अमेरिका की विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है। ये तो एक बात हो गई। अब दोस्तों थोड़ा सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से दूर हटते हैं और नई दिल्ली पे आ जाते हैं। हाल ही में यहां पे कुछ मीटिंग्स हुई। निकोलाई पेट्रोशेव, जो कि रशिया के एनएसए हैं, वो आए और वो भारत के एनएसए श्री अजीत डोभाल साहब से मिले। उनकी मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई, कुछ लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिले, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिले, लेकिन उनकी मीटिंग हुई। उसके बाद विलियम बर्न्स, जो कि सीआईए के डायरेक्टर हैं, वो भी आ गए इधर। उनकी भी मीटिंग्स हुई हमारे एनएसए साहब से। और फिर उसके बाद रिचर्ड मूर, जो MI6 यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस 6, जो कि यूके की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसके चीफ भी यहां पे पहुंच गए धमकते हुए। उनकी भी यहां पे मीटिंग्स हुई। इन सब की मीटिंग हुई। अब क्या बातें हुई, क्या डील साइन हुई, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, ये डिटेल में नहीं पता। एक बड़ा ब्लैंड सा, एक बड़ा फीका सा प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दिया। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आप कभी भी देखिएगा कि ये एक जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिफरेंस है बहुत जबरदस्त। अगर सीआईए का डायरेक्टर पाकिस्तान में आ जाए तो 1 महीने तक पाकिस्तानी इसका बखान करने से ना रुके। इमरान ने बोल दिया मैं नहीं मिलूंगा, इमरान मिल गया, बाजवा मिल गया, फैज मिल गया, पता नहीं, ये अपनी कहानी इनकी बन रहा हूं। भारत में बड़ा कर्सरी सा नोट आया कि साहब सीआईए डायरेक्टर वाज हियर, ही मेट द एनएसए मिस्टर अजीत डोभाल, एंड ऑफ स्टोरी। ज्यादा इसमें किसी ने बातचीत नहीं करी, क्योंकि खुफिया काम को खुफिया होना चाहिए, शामियाने बजाने से खुफिया काम नहीं होते। बहरहाल ये भी र्यूमर था दोस्तों, र्यूमर की बात कर रहा हूं। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। मैंने अपने सोर्स से बात करी और सोर्स ने साफ मना कर दिया, बोला साहब ना मैं इसको कंफर्म कर सकता हूं ना डिनाई कर सकता हूं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो कि सीनियर हैं, रिटायर्ड हैं, कि हो ना हो यहां पे जर्मन इंटेलिजेंस के लोग आए थे नई दिल्ली में, यहां पे इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के लोग आए थे, यहां पे ईरानियन इंटेलिजेंस के लोग आए थे।
रातों रात आए, कहते हैं मिडनाइट के आसपास रात के अंधेरे में प्लेन लैंड हुआ, 3-4 घंटे में मीटिंग हुई और वो लोग सूरज उगने से पहले वापस चले गए अपने अपने मुल्क या कहीं पर भी जहां से आए थे वो लोग। अब दोस्तों ये अगेन मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जर्मन इंटेलिजेंस, इजरायली इंटेलिजेंस और ईरानी इंटेलिजेंस का दिल्ली में आना ये एक र्यूमर है। मैं इसको एज अ फैक्ट आपको प्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग आए थे, मैंने बोला कि ऐसी उड़ी उड़ी बातें चल रही हैं, हो सकता है बातें गलत हों, हो सकता है बातें झूठ हों, मुझे नहीं पता, लेकिन ये र्यूमर बड़ा तगड़ा था। अब बात यह हुई है कि इन लोगों ने बात क्या करी है। देखिए, हाल ही में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है उसमें टेररिज्म के हवाले से सॉलिड बात हुई। इसमें ब्राजील भी शामिल था, रशिया भी शामिल था, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो 5 मुल्क हैं ब्रिक्स के, उन लोगों ने बात करी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस भी करा उसको। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो मीटिंग होने वाली है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, और हमें समझना चाहिए कि चल क्या रहा है पूरे खित्ते में ना, ये क्या इशू क्या हो रहा है। दूसरी, दुशानबे में मीटिंग होने वाली है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। हाइब्रिड किस्म की मिलीजुली मीटिंग है। कुछ लोग वहां पे जा रहे हैं और कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन इन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एड्रेस करेंगे उसको और वो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस इसको एड्रेस करेंगे। उसके अलावा 3-4 चीजें जो हैं वो बड़ी जबरदस्त होने वाली हैं और वो होने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 22 से लेकर 27 सितंबर यानी कि इस महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका पहुंचेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वहां पे क्वाड की मीटिंग है। आपको पता ही है क्वाड क्या है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया शामिल हैं। एंटी चाइना ब्लॉक समझा जाता है। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस करेंगे। वहां पे लिस्ट ऑफ स्पीकर्स में उनका नाम है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन से भी मिलेंगे। ऐसा एक जिसको कहते हैं कि ऐसे फीलर्स आ रहे हैं। अभी 100% फाइनल नहीं हुआ, कम से कम मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी मिलेंगे। ये इतनी मीटिंग क्यों हो रही है? ये हम शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें, हम ब्रिक्स की बात करें, हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें या फिर हम क्वाड की बात करें, ये बड़े हाई लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये डिसीजंस लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान विल बी द फोकल पॉइंट और कहीं ना कहीं क्वाड जो है वो इस चीज पे फोकस करेगा कि चाइना जो कि अफगानिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और उसके पीठ पे बैठ के पाकिस्तान, क्योंकि जो पाकिस्तान दखलंदाजी कर रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है ये सब करने के लिए। पाकिस्तान इज ब्रोक। और लोग कहते हैं कि 3-4 महीने के बाद पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। आपको पता ही है, हर 2-3 महीने में कोई बड़ा लोन आता है किसी मुल्क से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तब जाके पाकिस्तान चलता है। बिना लोन के चलने की तो दूर की बात है, बिना लोन के वो ब्याज वापस नहीं कर सकते जो पुराना लोन लिया है उसका। तो पाकिस्तान जो उछल रहा है अफगानिस्तान में, इसको फंड कर रहा है चाइना, बिकॉज विदाउट चाइनीज फंडिंग पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी टू मूव अ डिवीजन। एक इन्फेंट्री डिवीजन को मोबिलाइज करने का पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। लेकिन यहां पे उछल उछल के पाकिस्तान अंदर जा रहा है। तो जैसे गली मोहल्लों की लड़ाई में कहते हैं ना, किसी की तो बैक होगी उसकी, वो बैक चाइना की है दोस्तों। अच्छा, चाइना बड़ा शाना है, शाना भी नहीं 1.5 शाना है चाइना। चाइना क्या करता है? चाइना वेरी स्मार्ट है। चाइना कहता है मरेंगे तो पाकिस्तानी फौजी, टीटीपी अटैक करेगा पाकिस्तान को, हम तो दूर बैठे हैं साहब, वाखान कॉरिडोर के उस तरफ बैठे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप पाकिस्तान को बोलो तुम ये काम करो ये पैसे लो, वो काम करो ये पैसे लो। चाइना घुसेगा अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी गारंटी देगा पाकिस्तान। कैसे? पाकिस्तानी फौजी अपनी छाती पे गोली खाएंगे कि चाइनीज इंजीनियर महफूज रहे हैं। ये अभी भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, कल ही अफगानिस्तान के अंदर होगा। खेल पैसे का है दोस्तों। कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, 2 या 3 ट्रिलियन लोग, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें करते हैं। एक 70s 80s में भी एक इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट जारी करी गई थी। एक और लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि मैंने नहीं पढ़ी, मैंने पुरानी रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कहा था उस समय कि तकरीबन $2 ट्रिलियन, अब पता नहीं क्या सम है मुझे नहीं पता, जिसकी मिनरल वेल्थ है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में इतने खनिज पदार्थ हैं, अब किसी के भी मुंह में पानी आएगा।
तो चाइना ने बोला कि सारा सारा मैं हड़प लूं, लेकिन उनको यह भी पता है कि साहब एक बड़ा डिफिकल्ट प्रपोजिशन है अफगानिस्तान में काम करना। क्योंकि अगर कोई ये सोचे कि 100% खुद मुख्तारी तालिबान की है अफगानिस्तान पे, तालिबान पूरा उसका जिसको कहते हैं वर्चस्व है, कंट्रोल है, सॉवरेनिटी है, तो मुझे लगता है कि ये थिंकिंग थोड़ी सी गलत है। तालिबान के अंदर भी फैक्शंस हैं। अभी मुल्ला बरादर और हकानी नेटवर्क के बीच में जूतालात हुई थी, आपको पता, मुल्ला बरादर को गोली लगी थी। वो अभी भी रिकवर कर रहे हैं, पट्टी वट्टी से बंधे हुए बेचारे, और बाकी लोग भी हैं जो वहां पे हथियार उठाए बैठे हैं। जब चीन आएगा वहां पे तो किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा, ये जाहिर सी बात है। जिसकी जेब में पैसे नहीं गए, जिसको फायदा नहीं हुआ, उसको बुरा लगेगा। और जिसको बुरा लगेगा, तो ये जब टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ये सब ठीक है, इस्लाम के परचम के तहत ये लोग 10 बातें करते हैं उल्टी सीधी, लेकिन सब ये पैसे के यार है। इनके मुंह पे पैसा फेंकिए, सब नाचते हैं। क्योंकि दिन में 2 बार आदमी को खाना खाना होता है, ये सच्चाई है। और उनके पास और कोई स्किल सेट नहीं है। आतंकवादियों को और कुछ आता नहीं करना। ये कोई आईटी के प्रोग्रामर्स थोड़ा ना है कि कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करके पैसा कमा लेंगे। ना इनको कोई ट्रेड आती है, ना इनको फार्मिंग आती है, ना इनको सिर्फ आतंकवाद आता है। और ये हर समय ढूंढते रहते हैं। जैसे एक जमाने में जो शायर होते थे या कवि होते थे, उनको हर समय तलाश होती थी एक जजमान की, एक पेट्रन की तलाश होती थी। इनको भी पेट्रन की तलाश है कि कौन पैसा देगा तो हम फिर सुसाइड बॉम्बर बना। ये सब अफगानिस्तान की सच्चाइयां हैं दोस्तों, और ये सच्चाइयों के साथ चाइना डील करने को तैयार है। लेकिन इसका जो हिटबैक होगा, और हिटबैक जरूर होगा, अफगानिस्तान में हिटबैक होता है, जब हिटबैक होगा तो जाने जाएंगे पाकिस्तानी फौजियों की। क्योंकि चीन 1.5 चाणा है। चीन अपने फौजी अफगानिस्तान के अंदर नहीं डालेगा। उसने कहीं भी नहीं डाले भाई। उसने पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। उसने कौन से अपने फौजी भेज दिए? उसने श्रीलंका में हनुमान टोटा पोर्ट बनाया, वहां पे कौन से अपने फौजी भेजे? ठीक है, चाइनीज सबमरीन्स आती हैं, चाइनीज वॉरशिप्स आते हैं, रुकते हैं, रीसप्लाई करते हैं, आगे निकल लेते हैं। बट देयर आर नो बूट्स ऑन ग्राउंड। चाइना विल नेवर पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी चलती है, जो पूरा वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का मामला जो है ना चाइनीज डिप्लोमेट्स का दोस्तों, वो चेकबुक डिप्लोमेसी है। पैसे मुंह पे मारो, काम निकालो। चाइना ने नौकर पाल रखे हैं हर जगह, वही काम करेगा वो। पाकिस्तान के मुंह पे पैसे मारेगा, काम करो, और मारे जाएंगे पाकिस्तानी। अभी भी चाइनीज प्रोजेक्ट्स को डिफेंड करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर उनकी दिफा करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाकिस्तानी फौजी मर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी एक पूरा डिवीजन, यानी कि 9-10 हजार लोग आप मान लीजिए एक डिवीजन में होते हैं, औसतन की बात कर रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली, औसतन, एट एन एवरेज। पाकिस्तान ने इतनी बड़ी एक डिवीजन लेवल की, इन्फेंट्री डिवीजन लेवल की फोर्स तैयार कर रखी है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कैसे पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करें। अब अफगानिस्तान ने तो बात कर ली भाई। अफगानिस्तान ने क्या बात करी है? यानी कि तालिबान से मेरा मतलब है। उन्होंने बोला साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है अब आएगी अफगानिस्तान से घूम के। उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है चाइनीज को, और चाइनीज कर भी देंगे। चाइनीज कर भी देंगे। ये मैं किसी और दिन आपको पूरा एक एपिसोड बना के बताऊंगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में हुआ क्या है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं लॉस ऑफ फेथ है इन द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट चाइना का। चाइना को अब पाकिस्तान पर वो भरोसा नहीं रहा जो एक जमाने में था। दोस्ती अभी भी मजबूत है। अगर कोई ये बोलता है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। वो दोस्ती अभी भी मजबूत है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है, और चीन को एक ऐसी देश की जरूरत है जिसकी न्यूसेंस वैल्यू हो और जो चाइना के हुक्म पे उछले कूदे नाचे गए। और वो मुल्क है पाकिस्तान। दूसरा है नॉर्थ कोरिया, वो खैर किसी और दिन के लिए। तो दोस्तों ये सूरत हाल है पूरे खित्ते का, पूरे एनवायरनमेंट का। अब ये चल रहा है। अगर किसी को लगता है कि भारत चुप बैठेगा, अगर किसी को लगता है कि अमेरिका चुप बैठेगा, रूस चुप बैठेगा, और पाकिस्तान के जनरल फैज हमीद मन चाहे वहां पे भंगड़े डालेंगे काबुल में, तो ये बहुत गलतफहमी है। गेम अभी शुरू हुआ है। मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था, खेल अभी शुरू हुआ है दोस्तों। ये खेल बहुत लंबा खिंचेगा, ये लंबा बहुत खिंचेगा खेल। और ये आप ये मान के चलिए कि अभी तो एक ट्रेलर है, बस ट्रेलर भी खत्म नहीं हुआ ठीक से। इसमें अभी और लोग कूदेंगे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान जिसको कहते हैं सिविल वॉर की तरफ जाते हुए मैं उसको देख रहा हूं। अहमदुल्ला वासिक जो स्पोक्स पर्सन हैं, तालिबान के मेंबर भी हैं स्पोर्ट्स और कल्चर के, उन्होंने बोला है साहब कि अफगान औरतें अब क्रिकेट नहीं खेलेंगी। ये क्या हो रहा है? देखिए, शुरू में आपने देखा था, मैं क्यों आपको ये खबरें दे रहा हूं।
शुरू में बोला था कि नहीं औरतों को भी हम इंक्लूड करेंगे, औरतें जाएं काम करें, ये करें वो करें, जब तक अमेरिकन थे। और मैंने उस वक्त भी बोला था कि 30 तारीख की रात को अमेरिकन गए, तालिबान अपना दूसरा चेहरा दिखाएगा। तालिबान ने अपना दूसरा चेहरा दिखाना शुरू कर दिया दोस्तों, है ना। तालिबान ने कहना शुरू कर दिया, साफ सीधी बात है कि यार कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने ये काम करना ही करना है, हमें इस्लामिक एमिरेट बनानी ही बनानी है, हमें शरिया के हिसाब से चलना ही चलना है। तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है। औरतें क्रिकेट नहीं खेलेंगी। क्यों? क्योंकि औरतें अगर क्रिकेट खेलेंगी तो उनके हाथ और पैर दिखेंगे। अरे यार ये बिना हाथ और पैर के कोई क्रिकेट कैसे खेल सकता है? ये कोई नई तालिबानी क्रिकेट है बिना हाथ और पैर के। तो औरतें क्या खेलेंगी? लूडो खेलेंगी, फिर सांप सीढ़ी खेलेंगी। यही चाहते हैं, बैठ के बुरके में। बिल्कुल। मर्द अपनी दाढ़ी नहीं कटवा पाएंगे, उनको गोली मार देंगे। तो ये सब तालिबान जो गवर्नेंस का मॉडल है तालिबान का, जो हम कहते हैं कि सरकार है, राजनीति है, ये तालिबान की राजनीति है। तुम क्या कपड़े पहनोगे, तुम दाढ़ी बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तुम्हारी आंखें दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, तुम्हारे बाल दिखेंगे नहीं दिखेंगे, बस ये है। ये 4-5 चीजें फिट हो जाएं, बाकी जैसे कि उनके एजुकेशन मिनिस्टर ने तो बोल ही दिया है। तालिबान के एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया कि क्या करोगे, BA MA करके, LLB करके, PhD करके। उनका ये कहने का मतलब था कि कुरान शरीफ आपको दी गई है, वो काफी है, उसके आप दीनी तालीम बहुत है, नेक इंसान बनिए, आप नेकी के रास्ते पे चलिए, अच्छे इंसान बनिए। वह पढ़े लिखे होने से क्या फायदा? ये साइंस वाइंस मैथ्स ये सब बेकार की बातें हैं, ये हल्की छोटी बातें, आप इनमें इन्वॉल्व मत होइए। तो ये इस डगर पे जा रहा है अफगानिस्तान तालिबान के अंडर। और ऐसे माहौल में ही दहशतगर्द पैदा होते हैं। ऐसे माहौल में दहशतगर्द पैदा होते हैं और पैदा होंगे। इस्लामिक स्टेट की जड़ें रोज मजबूत हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, अलकायदा की जड़ें रोज मजबूत हो रही हैं। हकानी नेटवर्क अब ऑफिशियल पावर स्ट्रक्चर के अंदर है दोस्तों। सिराजुद्दीन हकानी जो होम मिनिस्टर है, जिसको इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं वो लोग, गृह मंत्री जो तालिबान का है, हकानी नेटवर्क इज एन अलकायदा एफिलिएट। करीब 37 करोड़ का इनाम था इसके सर पे। फिर अमेरिकन ने डील कर दी, फिर उसके बाद ये मेन स्ट्रीम हो गया। लेकिन इसने अपनी आइडियोलॉजी थोड़ा ना बदली। यहां से फिर अमेरिका के खिलाफ साजिशें होंगी, भारत के खिलाफ साजिशें होंगी, एंड दिस हैज बिकम अ डेंजर फॉर द वर्ल्ड। पर लेकिन जो पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि अमेरिका दोबारा नहीं आएगा, अमेरिका की मर्जी, अमेरिका की मर्जी। उसको क्या करना है? प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर बम तो फेंकना है, एक वन डेजी कटर, और वन MOAB कहते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, विच इज द बिगेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। एक बॉम्बर से फेंकना है पूरा फ्लैट मामला। अमेरिका पहले कर चुका है ऐसा। ये कोई नई बात नहीं बोल रहा आपको कि आप बोले अरे साहब ये क्या कह रहे हैं आप। अमेरिका कर चुका है। जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि उसके इंटरेस्ट में वापस अफगानिस्तान में आना, वो वापस अपने फौजी वहां पे भेज देगा। अमेरिका की डिप्लोमेसी यही है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी यही है। इसको गनबोट डिप्लोमेसी कहा जाता है। आप ये वर्ड गूगल पे जाके देखिएगा दोस्तों, गनबोट डिप्लोमेसी, बंदूक की नोक पे। और दोस्तों वहां पे पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान के छोटे भाई हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने एक चिट्ठी जारी करी है। और वो चिट्ठी अपने आप में एक न्यू लेवल ऑफ कॉमेडी है। उन्होंने पाकिस्तानी सहाफियों को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को यह बोला है कि अगर तुम हमको, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, अगर तुम हमें टेररिस्ट्स बोलोगे तो ये गलत है और हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, यानी कि तुम्हें मार डालेंगे, जान की धमकी दे दी उनको। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानी मीडिया अगर टेररिस्ट को टेररिस्ट कह रहा है तो इसमें गलत क्या कर रहा है वो? TTP तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर TTP कह रही नहीं, हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम पाकिस्तान को तोड़ के एक अलग राष्ट्र यहां पे कायम करना चाहते हैं जहां पे शरिया कानून होगा। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की, किसी इंसान की नहीं। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है। वो पाकिस्तान को तोड़ने में लगा हुआ, ठीक है तोड़िए, आपको जो करना करिए। लेकिन ये कौन सी कॉमेडी है? एक आतंकवादी मीडिया को बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे आतंकवादी बोला तो मैं आतंक का इस्तेमाल करके तुम्हारा मुंह बंद करवा दूंगा। दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान। और आखिरी में दोस्तों एक और चीज, ये मेरी सिंसियर वर्ड ऑफ एडवाइस है पाकिस्तानी लीडर्स को, हर मुल्क दुनिया में, और मैं बड़ा फ्रैंकली एडवाइस दे रहा हूं। आप मुझे लाख बोलें कि मेजर हमारा दुश्मन है, ये वो ठीक है, आप गलत नहीं है, लेकिन एक मैं आपको दिल से एक सच्चे, एक वेल विशर तो नहीं कहूंगा आपका, क्योंकि आपका वेल विशर हूं नहीं मैं, लेकिन एक लॉजिकल एक आर्ग्यूमेंट आपको देता हूं। मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं। देखिए, आपको जो करना करिए, आपको जैसा करना है आप करिए, आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए,
लेकिन भगवान के लिए बोलना बंद करिए। आप लोग बोलते बहुत हैं। आपका फैज हमीद आईएसआई चीफ, वो एक खुफिया इदारे का चीफ है, उसकी शक्ल किसी को दिखनी भी नहीं चाहिए। खुफिया मतलब खुफिया। खुफिया मतलब यह नहीं कि इस्लामाबाद की पार्टी या रावलपिंडी की पार्टियों की जीनत आप बन रहे हैं। दैट इज नॉट खुफिया। खुफिया तब होता है जब आपके घर में, आपके घर के आगे आपकी नेम प्लेट तक ना हो, उसको कहते हैं खुफिया। अगर आईएसआई खुफिया एजेंसी है तो चुप रहो। आपके मिनिस्टर्स क्या क्या बातें करते हैं और फिर आप कहते हैं कि यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है। अरे हिंदू और यहूदी क्यों साजिश करेगा? आप लोग खुद अपने मुल्क को गोली मार रहे हैं। यू शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। अभी देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेटेस्ट पाकिस्तान ने क्या करा है। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ लीडर्स हैं, जैसा मैंने बोला था, जिनकी आदत है सब बड़ी बड़ी छोड़ने की। और उसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है शौकत तरीन, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। उन्होंने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में ये कह दिया कि साहब हम लोग भेजेंगे अफगानिस्तान में। उनका ही कहने का ये मतलब था कि साहब क्योंकि पाकिस्तान में वो एक्सपर्टीज़ है जो कि अफगानिस्तान में नहीं है, तो बिरादर इस्लामी मुल्क है, ये पाकिस्तान चूरन सबको बेचता है, बिरादर इस्लामी मुल्क, बिरादर इस्लामी मुल्क, तो हम वहाँ पे लोग भेजेंगे जो उनकी जैसे पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उनको चला ले, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चला ले, ये वगैरह। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या पब्लिक यूटिलिटीज का सिस्टम कम से कम अफगानिस्तान से तो अच्छा है। वो 10 की स्पीड से चलता हो पाकिस्तान का, अफगानिस्तान में तो 0 हो गया, तो 10 इज बेटर देन 0। तो चलो तुम्हें भी हम 10 पे नहीं 5 पे तो ले ही आएंगे, ये पाकिस्तान का मानना। फिर उन्होंने बोला कि साहब क्योंकि डॉलर्स बंद हो गए हैं अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तानी रुपए को हम भेजेंगे वहां पे, किसी तरीके से वो अफगानिस्तान की करेंसी। देखिए, ये पाकिस्तान चाह रहा है कि इन्फ्लुएंस फैले, और कोई गलत चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं। अगर पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, अफोर्ड मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, पैसे की बात नहीं कर रहा इसमें, पैसे में तो बिल्कुल अफोर्ड कर ही नहीं सकता, वो तो चाइना उसको दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अफोर्ड कर लेगा क्योंकि चाइना अफोर्ड कर लेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस मैनेज कर सकता है? 1979 टू 1989 के बीच में जब पाकिस्तान ने अरबों डॉलर खाए थे CIA से, अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू, रूस के खिलाफ मुजाहिदीन खड़े करे थे, उसका खामियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। आज तक जो पाकिस्तान में कत्ल गारत हो रही है, जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है, जो पाकिस्तान में ड्रग्स हैं, वो पिछली बार जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर एडवेंचर थी, ये उसके नताइज हैं जो पाकिस्तान में आज हो रहा है। कराची में किलिंग्स हो, लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब जो भी हो रहा है, ठीक है, ये सब वहां का है लेना देना, वहां का भाई खाता आज तक चलता रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के दिल में अब फिर उमंगें जाग रही हैं दोबारा अफगानिस्तान जाने की। क्या पाकिस्तान इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस झेल सकता है? भारत फिर झेल लेगा अगर भारत वहां पे इंटरफियर करता भी। और मैं वर्ड इंटरफियर जानबूझ के यूज कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी यही सोचते हैं, आपको समझाने के लिए। हमारा तो कोई बॉर्डर नहीं मिलता अफगानिस्तान से, हम जो करें वापस इंडिया आ जाएंगे, क्योंकि बीच में आप हैं। जो आप यानी कि जो पाकिस्तानी समझते थे आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आज की तारीख में आपके लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी बनकर खड़ी हो गई है। आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन टुडे इज योर बिगेस्ट लायबिलिटी। अमेरिकन कुछ करना नहीं चाहते अफगानिस्तान में, चाइनीज के पास डायरेक्ट एक्सेस है वाखान कॉरिडोर के थ्रू। जो आपका इंपॉर्टेंस था वर्ल्ड कम्युनिटी की नजर में, वो 100 से 0 हो गया है। अब जब भी मोदी साहब यूएस जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद उसका तजिया, उसका एनालिसिस हम आपके सामने दोबारा लेकर आएंगे, और ये भी बताएंगे, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में प्रॉमिस करा था, कि भारत को अफगानिस्तान में क्या करना चाहिए। वो एपिसोड अब आना था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि आज 9/11 की बरसी है और मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है आप सब लोगों को बताना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जल्दी मैं वापस आऊँगा शार्प फोकस का एक नया एपिसोड लेकर।